ठीक है, ड्यूल साइकिल और लिमिटेड प्रेशर साइकिल और मिक्सचर साइकिल और सेमी डीजल साइकिल। ठीक है, तो पहले बता दे रहा है इसमें एक मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या कि ऑटो साइकिल में क्या होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। डीजल साइकिल में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ड्यूल साइकिल में भी सेम रहेगा, आपका प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका पीवी डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस 1 to 2 जो है और 4 to 5 जो है वो अगेन आपका एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगा, मतलब पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू सी। आई थिंक मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आपको एक फार्मूला का चार्ट पेपर मतलब चार्ट बनाना था, मतलब आपकी नोटबुक में आप वो फार्मूलेज लिखिए कि पी वी इज इक्वल टू सी या पी वी इज इक्वल टू पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू सी, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस या सिंपल प्रोसेस पी वी इज इक्वल टू सी। ये दोनों से रिलेटेड पी वी और टी के बीच में कौन कौन से इक्वेशंस जनरेट होते हैं, तो मेरे ख्याल से आज आप मुझे वो सबमिट कर दीजिएगा। चलिए, तो मैंने आपको पहले बताया कि एडियाबेटिक प्रोसेस है 1 to 2। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, तो आपके पास जो यहाँ 1 लिखा हुआ है इसको हम लोग बीडीसी बोलते हैं। बीडीसी मतलब क्या हुआ, बॉटम डेड सेंटर। और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है उसे हम लोग टीडीसी बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। और ये जो बचा हुआ ऑप्शन है ये है वीएस। वीएस मतलब क्या हुआ, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, तो अब सेम है, प्रोसेस 1 to 2 की बात करते हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 में पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। अब बीडीसी से टीडीसी जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस हो रहा है फ्रॉम V1 to V2। एट द सेम टाइम प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2 एंड here the temperature increases from T1 to T2 but the entropy remains constant। देख के आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब जैसे ही हम P2 पे पहुंचते हैं, आवाज नहीं आ रही, अभी बराबर है? ओके, हेलो, अभी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो हमने क्या मतलब मैंने क्या बताया आपको कि पिस्टन जो है अभी वो बीडीसी पे खड़ा हुआ है, मतलब जस्ट आप ये इमेजिन करिए कि आपने अपनी बाइक को स्टार्ट किया है। ठीक, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो इंजन है या पिस्टन जो है वो अपनी बॉटम डेड सेंटर पे है। अब बॉटम डेड सेंटर से वो पहले टॉप डेड सेंटर पे जाएगा, मतलब 1 to 2 जो प्रोसेस है वो टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन जाएगा। इसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा V1 से V2 पे और प्रेशर इंक्रीज करेगा P1 से P2। एट द सेम टाइम जैसे यहाँ पे पहुँचा तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा T1 से T2 बट एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, मींस S1 इज इक्वल टू S2 आएगा। अब प्रोसेस आता है 2 to 3। ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपको यहाँ पे हीट सप्लाई करना है। आपको ये याद रखना है कि जब ड्यूल साइकिल आएगी तो आपको 2 बार हीट सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जैसे ही हीट सप्लाई किया तो पिस्टन जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये देखिए V2 इज इक्वल टू V3 बता रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने हीट सप्लाई किया जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज किया P2 से P2 टू P3। और एट दैट टाइम आपका जो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से टेम्परेचर राइज किया T2 टू T3 और जो आपका इंट्रोपी है वो भी इंक्रीज हुआ। ये इसने शो नहीं किया है लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं S2 से S3 पे। ठीक है, चलिए अब जैसे वो पॉइंट जो है वो 3 पे आता है, मतलब पिस्टन जो है उसको जैसे ही पावर मिला वो क्या करेगा, बीडीसी की तरफ मूव करेगा। तो बीडीसी की तरफ जब मूव कर रहा है तो अगेन हमने वहाँ पे हीट सप्लाई किया और ये हीट सप्लाई की वजह से क्या है, उसको एक पावर स्ट्रोक मिला और ये पावर स्ट्रोक की वजह से पहले वो 3 से 4 मूव करेगा
थोड़ा इजी, और देन 4 to 5 जो है वो फास्टली मूव करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 से 4 एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V3 to V4 at the same time temperature increases from T3 to T4 and piston move from TDC to BDC. Field adiabatic process. Here, heat cannot be interact between system and surrounding, but work can be transmitted between them. पहला statement दिया, then piston move from TDC to BDC, and the temperature increases from T4. Sorry, अब ये जो move कर रहा है, तो ये मूव मतलब क्या हुआ, पिस्टन जो है वो बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, तो एट दैट टाइम जो है आपका हीट जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हीट डिक्रीज हुआ, अल्टीमेटली वर्क आउटपुट के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वर्क आउटपुट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि वर्क आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, पिस्टन मूव किया बीडीसी की तरफ, और एट द सेम टाइम आपका टेम्परेचर ड्रॉप होगा T4 से T5 तक। फिर 5 to 1 जो है हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे कंप्लीटली जितना भी बर्न गैसेस था वो बाहर निकल जाएगा, गैसेस बोलो या चार्ज बोलो, और एट द सेम टाइम आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टेम्परेचर T5 से T1 डिक्रीज होगा, और आपका एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा S5 से S1। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ड्यूल साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो एंड डीजल साइकिल in a way that heat is partially added at constant volume process and partially at the constant pressure process. The advantage of this cycle is more time is available for fuel for combustion. देखो इस साइकिल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या इनको बोला कि एक्चुअली जब हम पार्शियली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कंबशन को प्रॉपर टाइम मिलता है, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या हुआ, आपने बाइक को किक मारा, बाइक स्टार्ट हुई, और जो पीछे धुआं निकल रहा है वो स्मोक कलर का होगा, मतलब ब्लैकिश कलर का नहीं होगा। तो ये हमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको प्रोसेस समझा दी है। प्रोसेस 1 to 2 जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में क्या होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। चलिए इसी के साथ अल्टीमेटली नेक्स्ट प्रोसेस आ गया। उसके बाद आया कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए हमने mkg मतलब अभी 1 kg कंसिडर किया है, तो 1 kg एयर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एयर मतलब 1 kg यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। कौन सा, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस प्लस हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो वॉल्यूम और प्रेशर में केवल CV और CP का डिफरेंस आया, मतलब आपका जो इक्वेशन बना, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो, अगर यहाँ पे हीट सप्लाई हुआ तो आपकी जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, mCV। अब 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है T3, तो आंसर आया T3 माइनस T2। ठीक है, अब इसी तरीके से हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यूज करोगे, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो बना mCP। अब देखो 3 और 4 में कौन हुआ, तो 4 ज़्यादा हो गया, इसलिए आपका आंसर आएगा T4 माइनस T3। ठीक है, क्रॉस चेक करिए, mCV T3 माइनस T2 प्लस mCP T4 माइनस T3। क्लियर। इसी तरीके से हीट रिजेक्शन क्या होगा, तो हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो आपका इक्वेशन बनेगा mCV T5 माइनस T1। T5 क्यों, क्योंकि ये हायर था और हीट रिजेक्ट होने के बाद वो जनरल जितना उसका टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर। तो आपका वर्क डन ऑफ द साइकिल क्या हुआ, तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। अब हीट सप्लाई इतना आ गया, सॉरी यहाँ तक हीट सप्लाई हो गया, और माइनस हीट रिजेक्शन किया, तो अल्टीमेटली साइकिल इफिशिएंसी क्या होगी, तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन हमने रखा, हीट सप्लाई रखा, तो अल्टीमेटली आपका जो कंक्लूजन का पार्ट आया वो आया 1 माइनस CV T5 माइनस T1 अपॉन CV T3 माइनस T2 प्लस CP इंटू T4 माइनस T3। अब यहाँ तक कोई डाउट है? वेरी गुड। अब
आपको फॉर्मूला पता है आई थिंक CP अपॉन CV कि CV अपॉन CV। भाई करेक्ट आंसर क्या है ये बताइए, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ये CP अपॉन CV। वेरी गुड। CP अपॉन CV जो है वो उसकी वैल्यू हम लोग गामा बोलते हैं। तो अब ये देखो, अगर मैं ये CV को यहाँ से हटा दूँ, हटाने का मतलब क्या हुआ, मैं सभी तरफ CV को डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने CV का डिवाइड किया, यहाँ पे भी CV का डिवाइड किया और यहाँ पे भी CV का डिवाइड किया, दोनों तरफ किया है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। तो बाकी सारे टर्म्स रह गए और CP अपॉन CV की जगह मैंने गामा रख दिया। ये वर्ड याद रखना, जनरली आप अगर GPSC का एग्जाम देते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पे ये आपसे पूछता है कि CP अपॉन CV इज इक्वल टू व्हाट। तो वन अपॉन गामा R M इंटू R, ये सब ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, अब लास्ट टाइम ही हम लोग ने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो कंप्रेशन रेशियो होता है VS प्लस VC अपॉन VC, मतलब टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या था, तो V1 था और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो आपका इक्वेशन बना R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब ये जो इक्वेशन है इसे अब हम लोग इसकी बेसिस पे अब सारे टेम्परेचर्स को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। मतलब लास्ट टाइम जो हमने डीजल में किया था, क्या किया था कि T2 को, T3 को, T4 को और T5 को, मतलब T4 तक, इन सब को रिलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ T1। ठीक है, तो इस बार भी वही करना है। सबसे पहला वही ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस जो आपका 1 to 2 था। तो 1 to 2 में आपका जो इक्वेशन बना था वो था T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 और अल्टीमेटली R रेज टू पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका T2 की वैल्यू क्या आई, तो T2 की वैल्यू आई T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1। ओके, चलिए अब दूसरा जो प्रोसेस है ड्यूरिंग कांस्टेंट हीट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई जो होगा तो कितना होगा, तो आपका जो फॉर्मूला है PV अपॉन T इज इक्वल टू C बोल रहा था, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अगर मैंने लिखा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए ये वॉल्यूम वाला टर्म हट गया। तो हमारा जो इक्वेशन बना वो बना P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 से 3 के बीच में हो रहा है। तो हमारे नोटेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे, P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3। तो ये देखो इसने यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा, P3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब आपको पता है कि P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो होता है, ये आपको याद रखना है ना। P2 अपॉन P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो होता है जिसको हमें अल्फा से डिनोट करना होता है। तो आपका जो इक्वेशन बना वो बना T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन P2 इज इक्वल टू अल्फा, और T2 इज इक्वल टू क्या हुआ, तो T3 अपॉन अल्फा। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन है। ठीक, अब वापस आते हैं ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस। तो एक्सपांसन प्रोसेस में भी सेम रूल्स रहेंगे क्या, T4 अपॉन, ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे देखा 2, तो 2 नीचे गया और 1 है तो 1 ऊपर आया। तो इसी तरीके से देखना T4 नीचे V4 गया, T5 ऊपर में V5 गया। तो T4 अपॉन T5 इज इक्वल टू V5 अपॉन V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1। अब V5 इज इक्वल टू V1 होता है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था हीट रिजेक्शन। तो V1 अपॉन V4 इज इक्वल टू रेज टू पावर गामा माइनस 1, ये क्वेश्चन निकाला। अब इसे भी हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने के लिए क्या किया गया, तो V1 अपॉन V2, अब एक V2 का डिवाइड किया गया और साथ ही एक V2 को मल्टीप्लाई किया गया। तो V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V4। अब V1 अपॉन V2 की वैल्यू तो आपके पास पता है कि R होती है, और V2 अपॉन V4 जो होता है वो आपका लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कट ऑफ रेशियो होता है जिसको आप रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब V2 की जगह मैं V3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। ये देखो V2 इज इक्वल टू V3 मैं लिख सकता हूँ, तो इसलिए V3 अपॉन V4 मतलब
यहाँ पे जो टर्म आया V2 की जगह मैंने V3 रिप्लेस किया, तो V3/V4 ये आ गया आपका कट ऑफ, सॉरी V4/V3 रो आता है, तो यहाँ पे V3/V4 इसलिए 1/रो आया, तो R/रो गामा माइनस 1, तो आपकी T4/T5 की वैल्यू आ गई। चलिए, ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस, अब कांस्टेंट हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, तो लास्ट टाइम जो मैंने ये इक्वेशन बताया था, इसी में वापस ये प्रेशर वाले टर्म को हटा देते हैं, अब वॉल्यूम से हमारा काम है। तो वॉल्यूम से अगर हमारा काम है तो हमारा इक्वेशन कैसा बन रहा है, ये बन रहा है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी तरीके से ये वाला आया V3/T3 इज इक्वल टू V4/T4, और अगर मैं T4 की वैल्यू निकालूँ तो T4 क्या हो जाएगा, तो V3/V4 इंटू 1/T3। अब सॉरी ये मतलब उल्टे में गया ना, मतलब T4 यहाँ रह गया, इस तरफ आ गया और बाकी सब इधर आ गया, तो आपका जो इक्वेशन बना वो बना T4/T3 इन V3 इंटू T3। अब V3 की जगह मैं V2 लिख सकता हूँ, और V2 V4/V2 रेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो कट ऑफ रेशियो रो होता है, इसलिए हमारा क्या आया, रो इंटू T3। यहाँ पे क्लियर है, तो हमारा नया इक्वेशन आया T4 इज इक्वल टू रो इंटू T3। एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, तो हम सबको एक दूसरे से को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो T4 की वैल्यू मैं रखूंगा तो वो इन टर्म्स ऑफ T3 आ जाएगा, T3 की वैल्यू रखूंगा तो इन टर्म्स ऑफ T2 आ जाएगा, ये ठीक है। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T4 इन इक्वेशन, जो मैंने पहले बताया था, तो क्या आ गया, रो इंटू T3, मतलब यहाँ पे रखा रो इंटू T3/T5 इज इक्वल टू R/रो गामा माइनस 1। इसके बेसिस पे मेरा T5 की वैल्यू आ गई क्या, कि रो, अब इसको भी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो ये रो है इंटू T3 है इंटू R/रो गामा माइनस 1 अपॉन R/पावर गामा माइनस 1। अब ये रो और ये रो, मतलब यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा और ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब आपका जो इक्वेशन बना वो बना T3 इंटू कट ऑफ रेशियो पावर गामा अपॉन R/पावर गामा माइनस 1। ठीक है, चलिए, उसने ये लिखा जो लास्ट टाइम का स्टेप था वो, और उसके बाद उसने अब यहाँ से ये वैल्यू उठा के putting the value of T2 in equation 7.23 from equation 7.24। तो अब आपका 3 और 4 को देखो, तो यहाँ से हमने T2 की वैल्यू निकाल ली थी, T2 की वैल्यू क्या थी, T1 इंटू R/पावर गामा माइनस 1, और T2 इज इक्वल टू क्या हुआ, T3 अपॉन रो। तो ये दोनों को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, T3 अपॉन अल्फा अपॉन T1 इज इक्वल टू R/पावर गामा माइनस 1। मतलब ये जो पूरा टर्म था ये T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी, तो T2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये पता चल गया कि T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन अल्फा इंटू 1/R/पावर गामा माइनस। मतलब क्या हुआ, T1 T2 T4 और T5 ये चारों के चारों जो है उसको हम लोग T3 के टर्म्स में लिखेंगे। अब सारी वैल्यूज जो है हमारा जो मेन इक्वेशन था उसमें डालते हैं, तो अब जब सभी इक्वेशंस को आप अपने मेन इक्वेशन में डालोगे तो ईटा मतलब इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो 1 अपॉन आपका जो इक्वेशन था आई थिंक T5 था, T5 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाई दो जगह पे था, तो ये था T3 माइनस T2 और माइनस सॉरी प्लस T4/T3 बराबर है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को वैल्यूज पुट करनी है, तो मैंने ये देखो ये वैल्यूज पुट की, तो वैल्यूज पुट करने के बाद T3 सभी में से कॉमन था तो मैंने निकाला और ऊपर नीचे से कैंसिल आउट किया, तो हमारा जो इक्वेशन लास्ट बचा वो बचा 1 माइनस 1/पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशियो पावर गामा माइनस 1/अल्फा अपॉन 1 माइनस 1/अल्फा प्लस रो इंटू कट ऑफ रेशियो माइनस 1। ठीक है,
ये अब आपका मेन इक्वेशन आ गया जो आपको याद रखना है, उसको उसने शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर दिया। चलिए यहाँ से अब आपका दूसरा आईएमपी चालू होता है। ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इफिशियंसी का कंप्रेशन रेशियो के बेसिस पे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं। तो कंक्लूजन क्या क्या है वो सुनिए। सबसे पहला है कट ऑफ रेशियो लो इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो द इफिशियंसी ऑफ ड्यूल साइकिल इज इक्वल टू द, मतलब अगर मैंने रो की वैल्यू 1 ले ली तो ये जो होगी वो ऑटो साइकिल के इक्वल हो जाएगी। क्या बोला कि अगर रो की वैल्यू 1 हो जाए तो ड्यूल साइकिल की इफिशियंसी जो है वो ऑटो साइकिल के इक्वल हो जाएगी। दूसरा बोल रहा है एट प्रेशर रेशियो अल्फा अगर 1 हो जाए तो आपकी ड्यूल साइकिल की इफिशियंसी जो है वो डीजल साइकिल की इफिशियंसी के इक्वल हो जाएगी। याद रहेगा, ये सिंबल याद रखिएगा। रो इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो ड्यूल साइकिल ऑटो साइकिल के इक्वल हो जाएगा, और अगर प्रेशर रेशियो 1 हो गया तो ड्यूल साइकिल जो है वो डीजल साइकिल के इक्वल होगा। ये आपका आईएमपी पार्ट है। So the efficiency of dual cycle is greater than that of diesel cycle and less than that of Otto cycle for the same compression ratio. ठीक, तीन चीजें बताई गई। क्या क्या? कट ऑफ रेशियो अगर 1 हुआ तो इक्वल टू ऑटो हो जाएगा, अगर प्रेशर रेशियो 1 हुआ तो इक्वल टू डीजल साइकिल हो जाएगा, और अगर कंप्रेशन रेशियो तीनों का हमने कांस्टेंट रखा तो आपकी सबसे पहले ऑटो साइकिल आएगी, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, देन फिर ड्यूल साइकिल की आएगी, और फिर देन डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? तो वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो आपने पहले से वर्क डन लगा के रखा था, मतलब हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, तो आपने यहाँ पे वर्क डन लिख दिया, और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? तो V1 माइनस V2। तो अब ये क्वेश्चंस को हम लोग को मतलब इसको फिर से एलाबोरेट करना है और इसको भी शॉर्टकट फॉर्म में लेके आना है। तो शॉर्टकट लेके आने के लिए लास्ट टाइम जैसे हमने किया था, क्या V1 माइनस V2 की जगह V2 को कॉमन कर दिया, V2 को कॉमन किया तो आपका जो इक्वेशन बना V2 को कम मतलब अल्टीमेटली दोनों तरफ से V2 को डिवाइड कर दिया, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा V2 अपॉन V1 माइनस V2 अपॉन V2। तो V2 अपॉन V2 1 हो गया, मतलब इसको इन्होंने इंटरचेंज कर दिया ना, तो V2 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, और अगर V1 के टर्म्स में लिखें तो V1 के टर्म्स में अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा R माइनस 1 अपॉन R, और V1 की वैल्यू क्या होगी? तो MCP सॉरी PV इज इक्वल टू MRT होता है, MRT होता है। तो आपने V1 को रिप्लेस किया तो आपका बना MRT अपॉन P। तो इस बेसिस पे आपका ये जो इक्वेशन आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा MRT1 अपॉन P1 इंटू R माइनस 1 अपॉन R। ठीक है, चलिए तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन पार्ट यहाँ पे ये निकला। अब ये बाद में हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है ना, तो V1 और माइनस V2 इज इक्वल टू क्या हो गया? तो अब MCV, मतलब अब मैं वापस इस R को चेंज कर रहा हूँ, तो R को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो गया? M इंटू CV इंटू गामा माइनस 1 इंटू T1 अपॉन P1 R माइनस 1 अपॉन R। और जब मैं ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, PM पे रख दूं, तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से एलोबरेट हो गया। कैसे एलोबरेट हो गया? तो ये देखो, अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे भी T1 का डिवाइड किया, यहाँ पे भी T1 का डिवाइड किया, और यहाँ पे भी T1 का डिवाइड कर दिया। अब जैसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ का वाला जो है वो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऊपर भी रहा नीचे भी रहा, तो ऊपर नीचे से ये कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहाँ से ये गायब हो गया। और आपका जो इक्वेशन बना वो बना P1 इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 P3 माइनस P2 P3 माइनस P2 T3 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस R इंटू सॉरी गामा इंटू T4 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T5 माइनस T5 माइनस T1 अपॉन T1। और ये सारी वैल्यू जो है आपने लास्ट टाइम से मतलब पुराने इक्वेशंस में निकाल के रखी है, इस वजह से आपका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन
चेंज हो जाएगा और इक्वेशन आएगा P1 इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू आर माइनस वन ऑफ दिस होल टर्म। ठीक है, मैं ये अभी करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज आप ये पूरे के पूरे स्टेप वाइज निकालेंगे और मुझे सेंड करेंगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसी समय मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका PM मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो आपने ये निकाला। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स से पहले मैंने जो लास्ट टाइम बोला था फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कि पॉलीट्रॉपिक या एडियाबेटिक प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे PV और T के जो रिलेशंस बनते हैं वो आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए, an air standard dual cycle has a compression ratio 15 and the compression begin at 1 bar and 45 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये आपका P1 दे दिया और ये आपका T1 दे दिया, तो आपने P1 और T1 की वैल्यू लिख दी और उससे पहले कंप्रेशन रेशियो दिया। तो यहाँ पे आपको पहले याद रखना है, जब भी ये न्यूमेरिकल्स करने जाओ, मतलब आपको ये पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर एफिशिएंसी से रिलेटेड मतलब एयर ड्यूल साइकिल, डीजल साइकिल या ऑटो साइकिल आया, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि जितने भी टेम्परेचर दिए हैं उनको सबको केल्विन में चेंज कर दो। तो इन्होंने भी ये बात यहाँ पे केल्विन में कर दी। द मैक्सिमम प्रेशर इज 65 बार। तो मेरे ख्याल से अगर आपको वो फिगर याद है तो वो कुछ इस तरीके से था, पॉइंट दिया 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैक्सिमम प्रेशर दिया है, मतलब P3 इज इक्वल टू P4 दिया हुआ है, तो P3 इज इक्वल टू P4 कितना दिया, 65 बार दिया। द हीट ट्रांसफर टू एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आपका क्या दिया, तो हीट सप्लाई यहाँ से QS और यहाँ से QS जो है वो दोनों सेम रहेगा। Determine pressure and temperature at the coordinatal point of the cycle efficiency and mean effective pressure of the cycle. Take Cp is equal to इतना and Cv is equal to इतना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। T1 की वैल्यू दिया हुआ है, P1 की वैल्यू दी हुई है। तो अब आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो आपको चाहिए ये देखो, पहले T2 चाहिए, T3 चाहिए, T4 चाहिए, T5 चाहिए। उसी के साथ आपका P1 दिया हुआ है, तो आपको P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, P3 की वैल्यू दे के रखी है, P4 की वैल्यू दे के रखी है, तो P5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इसके बाद आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करना है और अल्टीमेटली एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करिए। प्रोसेस 1 to 2 जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब T2 अपन T1, या डायरेक्टली आपको याद है कि T2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो T1 इंटू आर रेस्ट पावर गामा माइनस वन। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, T1 की वैल्यू दी हुई है, तो T2 आप निकाल लोगे। अगर T2 निकाल लोगे तो इसी तरीके से वॉल्यूम के साथ भी आपका रिलेशन आपको पता है क्या, कि P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेस्ट पावर गामा। तो इस बेसिस पे आपका P2 की वैल्यू निकल जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 इंटू आर रेस्ट टू पावर गामा, और वो आपने ये प्रश्न निकाल लिया, मतलब T2 और P2 आपका आ गया। चलिए अब प्रोसेस करते हैं प्रोसेस 2 to 3। तो प्रोसेस 2 to 3 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपने पहले बताया था कि P3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 अपॉन T4 आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये नहीं होगा, ये होगा T2 अपॉन T3 ना, बाय मिस्टेक हुआ। P3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब देखो P2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, T3 की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन T3 की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो जब ये तीनों को इक्वेट करोगे तो आपका इससे T3 की वैल्यू आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपने T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब T3 की वैल्यू निकालने के बाद आपको हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, CV T3 माइनस T2। T3 T2 की वैल्यू आपने निकाल ली है, PV की वैल्यू आपके पास गिवन है, इसके बेसिस पे आपने हीट सप्लाई कितना निकाला वो फाइंड आउट कर लिया।
अब क्रॉस चेक करिए, अल्टीमेटली उसने बोला था कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों सेम होगा, इसलिए आपका पीवी और मतलब हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब आपने निकाल दिया तो वो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल आना चाहिए। तो आपने क्रॉस चेक के लिए अगर दोनों इक्वल आया मतलब आपका स्टेटमेंट है जो अभी तक आप किए हुए हो वो सब बराबर है। अब बराबर होने के साथ यहाँ पे आपका अल्टीमेटली T4 की भी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? तो फॉर्मूला है Cp इंटू T4 माइनस T3। T3 की वैल्यू है, Cp की वैल्यू है और Qv की वैल्यू दे के रखी है। तो Qv की वैल्यू दे के रखी है तो इसके बेसिस पे आपने T4 निकाल लिया। चलिए T4 निकालने के बाद आपका आया अब कांस्टेंट हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये जो हमने ऊपर लिखा था इसी तरीके से नीचे आ जाएगा क्या कि V4 अपॉन T4 इज इक्वल टू V5 अपॉन नहीं V3 अपॉन T3 बराबर है। V3 अपॉन T3। अब देखो T3 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, मतलब V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 और V4 अपॉन V3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना। अब V4 अपॉन V3 को अल्टीमेटली मतलब आपको यहाँ पे को रिलेट करना है V5 के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास V5 की वैल्यू दे के नहीं रखी है। तो आपने क्या किया V5 अपॉन V4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो V5 की जगह पे मैं V1 लिख सकता हूँ क्योंकि V5 इज इक्वल टू V1 था। तो V1 इंटू अब V4 की जगह पे मैंने रिप्लेस किया V2 क्योंकि V1 अपॉन V2 का मेरे पास रिलेशन किया इंटू V3 अपॉन V4। अब V1 अपॉन V3 की वैल्यू रो होती है, सॉरी R होती है, और V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू आपका कट ऑफ रेशियो होती है। तो या आपने यहाँ पे वो निकाल के रखा है, ये देखो, तो ये वैल्यू निकाल के रखी है अल्टीमेटली, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो इसके बेसिस पे आपका V4 अपॉन V5 निकल गया। अब V4 अपॉन V5 अगर निकल गया तो इसके बेसिस पे आपको टेम्परेचर T5 निकल जाएगा। ठीक है, तो T5 कितना होगा, तो T4 इंटू V4 अपॉन V5 रेज टू पावर गामा माइनस 1 और अल्टीमेटली इसके बेसिस पे आपका T5 निकला। और T5 अगर आ गया तो T5 और T1 के बीच में मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा P5 अपॉन T5 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1। V1 की वैल्यू सॉरी P1 अपॉन T1। तो P1 की वैल्यू आपके पास है, T1 की वैल्यू है, T5 आपके पास है, तो आपने इसे P5 प्रेशर निकाल लोगे। जब प्रेशर निकाल लोगे मतलब T1 से लेकर T5 तक सब निकाल लिया तो इसके बेसिस पे आपने इफिशिएंसी कैलकुलेट कर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए डाउट नहीं है तो फिर अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी तक मैंने आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स में जनरली दो ही टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। दो टाइप कौन कौन से होता है, जिसमें एक आपके पास कंप्रेशन रेशियो दे के रखता है, मतलब आर की वैल्यू गिवन रहती है और अल्टीमेटली इफिशिएंसी फाइंड आउट करना बोलता है। दूसरा आर की वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे स्ट्रोक और डायमीटर दे के रखेगा, मतलब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो है वो कैपिटल डी से डिनोट किया है और स्ट्रोक लेंथ एल से डिनोट करेगा। तो जब ये आपको देके रखेगा तब इसके बेसिस पे आपको वी एस और वी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये याद रखना जो अभी हम इस न्यूमेरिकल में करेंगे। ये दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल है। ठीक है, द कंप्रेशन रेशियो आई थिंक 10 दिया हुआ है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग ऑन ड्यूल साइकिल, अच्छा द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ड्यूल साइकिल इज 10, द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर इज लिमिटेड टू 65 बार, मतलब P3 और P4 की वैल्यू आपको दे के रखी है। The pressure and temperature of the air at the beginning of the cylinder is 1 bar and 30 degree Celsius, मतलब T1 और P1 की वैल्यू दे के रखी है। Heat is added during constant pressure process up to 5% of the stroke। ठीक है, मतलब आप जो आपका स्ट्रोक आएगा उससे 5% ज़्यादा होगा। Assuming the cylinder diameter and cylinder stroke length is 250 mm and 300 mm। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि
जो आपका mm में दिया हुआ है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ओके, कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल पावर डेवलप्ड इफ द नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल आर 4 पर सेकेंड फॉर टेक CV इज इक्वल टू इतना एंड CP इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल पर सेकेंड जो दिया हुआ है वो आपको दे के रखा है 4 है। चलिए, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको वही बेसिक लॉ T1, T2, T3, T4 और T5 सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा। मतलब जो प्रोसेस किया है वो अगेन रिपीट करना है। तो यहाँ पे डायमीटर और एल दिया हुआ है, मतलब आपके पास कंप्रेशन, ओके कंप्रेशन रेशियो भी गिवन। तो इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा है, स्वेफ्ट वॉल्यूम। तो स्वेफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला मतलब अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, तो π/4 d² इंटू एल। तो इसके बेसिस पे आपने स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेफ्ट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। π/4 d² एल, यहाँ पे वैल्यूज रखिए तो आपका VS की वैल्यू आ गया। अब R इज इक्वल टू क्या होता है, VS प्लस VC अपॉन VC। R की वैल्यू दी है, VS की वैल्यू दे के रखी है, तो इसके बेसिस पे आपने VC की वैल्यू मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम कितना होगा वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्लियरेंस वॉल्यूम जैसे आपने फाइंड आउट कर लिया, तो इसके बेसिस पे अब आपको V1 और V2 निकालना था। तो V2 की वैल्यू तो क्लियरेंस वॉल्यूम के इक्वल होती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो स्ट्रोक लेंथ प्लस क्लियर 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 क्लियरेंस लेंथ निकालना है, तो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम निकालना है, तो आपने वो दोनों को ऐड कर दिया तो आपका V1 की वैल्यू निकाल ली। अब जो प्रोसेस आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे करना है। P1 V1 इज इक्वल टू मतलब PV का T से और प्रेशर का टेम्परेचर से। ये देखो, प्रेशर का वॉल्यूम से और प्रेशर का टेम्परेचर से, दोनों से इक्वेशन इक्वेट किया तो आपको P2 की वैल्यू निकल गई और इससे T2 की वैल्यू निकल गई। ठीक, सेम प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, तो T3 अपॉन P3 इज इक्वल टू T2 अपॉन P2। अब देखो, जनरली P2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, P2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है, तो अल्टीमेटली आपकी T3 की वैल्यू निकल आएगी, तो आपने ये T3 की निकालनी। अब T3 के बाद आपको V4 चाहिए, तो V4 माइनस V3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू 0.05। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है 0.05। ये लिखा हुआ है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, 5% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 5% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, नहीं, V4 माइनस V3 इज इक्वल टू 0.05 ऑफ V1 माइनस V2। स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ 1 से 2। ओके, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आया, तो V3 अपॉन V4 जो है आपका स्ट्रोक, एक मिनट ना, ये लिखा है हीट इज एडेड ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अप टू 5% ऑफ द स्ट्रोक। तो ऑफ द स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ टोटल वॉल्यूम माइनस क्लियरेंस वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो ये इनटू जो इसके साथ 5% था, तो 5% मतलब क्या हुआ 5/100, मतलब ये आई वैल्यू 0.00 सॉरी 0.05, एक के बाद दो। ठीक है, तो 0.05 ये आया। तो इसके बेसिस पे V3 माइनस V4 निकल जाएगा। अब V3 की वैल्यू जो है वो V2 के इक्वल होती है और V2 VC के इक्वल हो रहा है, इसलिए V4 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे। तो आपने यहाँ से V4 की वैल्यू निकाल ली। अब V4 निकालने के बाद फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो आपका V4 अपॉन T4 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3। इसके बेसिस पे आपका
T4 की वैल्यू निकल आएगी। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो आपके पास वही सेम रूल्स फॉलो करना है। T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V5 रेज टू पावर गामा -1। इसके बेसिस पे आपने T5 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब T5 की वैल्यू जब फाइंड आउट कर लोगे फिर अल्टीमेटली V5 की वैल्यू निकालनी है, तो P4 V4 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P5 V5 रेज टू पावर गामा। इसके बेसिस पे P5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब हीट सप्लाई कितना हुआ, तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला रखा, इससे आपका V मतलब हीट सप्लाई आ गया और दूसरा हीट रिजेक्शन आ गया। अल्टीमेटली हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई या 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई लिखोगे तो आपका ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी आ जाएगा। और लास्टली पावर डेवलप बाय द इंजन जो होगा, तो पावर डेवलप बाय इंजन के लिए आपको पहले मास फ्लो रेट निकालना पड़ेगा। तो मास फ्लो रेट कितना होता है, तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। पी वी और आर की वैल्यू, टी की वैल्यू सब गिवन है आपके पास, तो गिवन है तो बस सारी वैल्यूज को रखिए और आपका मास फ्लो रेट निकल आएगा। अब मास फ्लो रेट निकालने के बाद वर्क डन पर साइकिल जो रखोगे तो वहाँ पे एम की वैल्यू रखना। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब तक आप रख रहे थे आपकी जो यूनिट थी वो थी केजी किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो आपने जैसे एम नोन हो गया तो आपने एम का मल्टीप्लाई किया तो ये केजी यहाँ से टर्म चला गया, तो आपका जो इक्वेशन बना हुआ आया 19.28 किलो जूल। तो पावर डेवलप क्या होता है, तो वर्क डन इनटू नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइकिल कितना हुआ, तो ये हुआ किलो जूल इनटू पर सेकेंड बाय मतलब ऐसा, तो किलो जूल पर सेकेंड होता है, बराबर है। किलो जूल पर सेकेंड जो आया वो आपका किलोवाट आ गया। तो आपके पास नंबर ऑफ साइकिल दी हुई है, वर्क डन आपके पास है, तो अल्टीमेटली 19.28 इंटू 4 इज इक्वल टू 17.12 किलोवाट आपका पावर कितना डेवलप हो रहा है वो बता देगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी न्यूमेरिकल आप एक बार देखिएगा। 4 5 क्या बात है, वेरी गुड। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स आज के लिए आपके लिए रहेगा कि ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको अटेंड करना है और सॉल्व करना है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे कंप्रेशन रेशियो 15:1 दिया हुआ है। तो 15:1 का मतलब क्या हुआ कि R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 15/1। मतलब अल्टीमेटली इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अल्टीमेटली आपने जितने भी इक्वेशंस अभी तक सॉल्व किए हैं उसी बेसिस पे आगे भी कंटिन्यू होंगे। तो आज मैं आपको ये दे देता हूँ, इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। ड्यूल साइकिल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी से ये न्यूमेरिकल्स को अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए आज की अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 1 to 5। सिक्स के बाद